जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार RPRIC में सभी साथियों का। जो भी साथी क्लास में आ गए हैं एक बार सभी शेयर करें ताकि अपने और साथी जुड़ जाएं। कम से कम इस क्लास में लाइव सेशन में 100 साथी तो होने ही चाहिए साथियों, तभी पढ़ाई करने का आनंद आता है साथियों। और मेरी भरपूर कोशिश है कि महिला और बाल अपराध का जल्दी से जल्दी ये कोर्स करा दूं ताकि आगे आपको कंप्यूटर का जितने भी सिलेबस है राजस्थान पुलिस का वो सब हम कंप्लीट करेंगे साथियों। घबराओ मत, अब आपके साथ मैं हूँ। हाँ, अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, परंतु जैसे ही 50 के सदस्य हो जाएंगे साथियों, 50,000 जुड़ जाएंगे हम परिवार में, तो डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई कराएंगे बिल्कुल अच्छे से अच्छे अध्यापक लाकर। बोलते हैं कि कोई भी हौसला बड़ा नहीं होता साथियों, ये निश्चित है, कोई हौसला बड़ा नहीं होता। क्योंकि अगर कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता साथियों, अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। और मेरे सभी साथियों के हौसले बुलंद है। इस बार सभी साथियों का तन मन, यानी ये तन और मन दोनों बोल रहे हैं कि वर्दी ला, और वर्दी लेकर रहेंगे साथियों। तो आज हम इस महिला और बाल अपराध के 2 नंबर क्लास में लेकर आए हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जो कि सबसे बड़ा समाज में अपराध बनता जा रहा है साथियों। यानी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की महिलाएं शिकार हो रही है, बहुत ही बुरा हो रहा है साथियों। घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को। इसे याद रखना है साथियों। अन्य जो अनर्गल सिस्टम होता है वो सब हटा के केवल जो एग्ज़ाम में आ सकता है वही हमने नोट किया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था साथियों? 26 अक्टूबर 2006 को। ये बात सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट, कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को। महिलाओं से किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, लैंगिक दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार का शोषण जिससे महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार हो, या वित्तीय साधन जिसकी वो हकदार है से वंचित किया जाता है, ये सभी कृत्य घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ साथियों। कोई भी महिला जिसको शारीरिक रूप से, यानी पत्नी है उसको पति आकर पीटता है, या उसका जेठ ससुर उसको अगर पीट रहे हैं, शारीरिक रूप से उसे दंड दे रहे हैं, यानी उसको जैसे भी मान लो अगर साधारण भाषा में समझे तो दारू पी कराता है, उसे पिटाई करता है, तो वो घरेलू हिंसा के शिकार महिला है। वो यानी अपराध घरेलू हिंसा में हो रहा है। उसको पीटना एक घरेलू हिंसा का अपराध है। उसको तेज़ बुखार है फिर भी उसको वर्किंग के लिए ज़बरदस्ती, यानी उसको ज़बरदस्ती कार्य कराया जा रहा है, तो ये एक शारीरिक हिंसा है साथियों। मानसिक, यानी पति या पति के रिश्तेदार, जैसे भी पति है या महिला से जो भी उस परिवार में रहने वाले सदस्य हैं, वो महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। यानी उसको बोलते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, या तुम अपने पियर से दहेज लेकर नहीं आए हो। कोई भी उसको मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो, उस पर मतलब ऐसे अपराध थोपे जा रहे हो जिसकी वो शिकार हो रही है महिला अपराध की, तो वो घरेलू हिंसा में आता है। लैंगिक दुर्व्यवहार, यानी उसको संभोग की तरह से अगर उसी पर उसका शोषण किया जा रहा हो, यानी पति रात को 12 बजे दारू पी कर आता है और बोलता है तुम्हें खाना बनाने पड़ेगा, या उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तो उसके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो कि 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ, उसमें अपराध कारित किया जाता है साथियों। किसी भी प्रकार का शोषण जिससे महिला की गरिमा का उल्लंघन हो, यानी महिला है, पत्नी है, उसकी गरिमा का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर उसकी कोई भी ऐसा अपराध जिससे उसको अपमानित हो रही है वह, यानी उसका अपमान हो रहा है, यानी उसको बार बार बोल रहे हैं तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, तुम्हारे भाई ऐसे हैं, तुम्हारे भाई बहन ऐसे हैं, या तुम ऐसी हो, यानी उसका अपमान कर रहे हैं समाज में, चाहे वह पति ही हो या उसका पति का कोई भी रिश्तेदार हो, तो वो अपराध माना जाएगा साथियों। वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है, यानी पत्नी है, अगर वो परिवार में रहती है साथियों, अपने बच्चों को पाल रही है, तो उसके लिए राशन पानी चाहिए, पति वो उसको लाकर नहीं दे रहा है, या उस परिवार में रहते हुए अगर उसको कोई भी संपत्ति है उसकी वह हकदार है, अगर वह हक उस संपत्ति के में जितनी वह हकदार है, अगर उस हक के अनुसार उसे अगर संपत्ति नहीं दी जाएगी, तो उसमें महिला घरेलू हिंसा अधिनियम का जो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यानी संपत्ति में जितना महिला का हक है उसे देना पड़ेगा। या पति अगर
घर का खर्चा चलाने के लिए पत्नी को पैसे नहीं दे रहा है साथियों, हमारी साधारण भाषा में समझ रहे हैं, या पत्नी कहीं से भी अपने परिवार के अपने बच्चों को पालने के लिए पैसे जुटा रही है और पति उससे पैसे छीनकर ले जाता है, दारू पी जाता है या जो भी करता है, तो वो घरेलू हिंसा है साथियों, घरेलू हिंसा में आ रही है। और सबसे बड़ी समाज में यही समस्या है साथियों, वर्तमान में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, यानी महिलाएं, बहुत सी महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है साथियों, और अंत में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। तो इस समाज में हमें ऐसा नहीं करना है साथियों। हमारी सभी बहनें हैं, एक बार ये सोचो, अगर हम किसी महिला के साथ, अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो क्या हमारी बहन किसी की पत्नी नहीं हो सकती साथियों? अगर उसके साथ वो करेंगे घरेलू हिंसा, उसको अभद्र शब्द बोलेंगे, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? अपने को उस समय जितना बुरा लगता है साथियों, उतना ही बुरा उस पत्नी को, यानी उस महिला को लगता है, हमारी बहू को लगता है साथियों। वो भी किसी की बहन है, किसी की माँ बाप की बेटी है साथियों। तो ऐसा हमें किसी भी सूरत में नहीं करना है। और दो चीज़ और है साथियों, दो क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ पे। घरेलू हिंसा में कितने अध्याय है? घरेलू हिंसा की जो 2005 की घरेलू हिंसा से संबंधित अधिनियम है साथियों, उसमें 5 अध्याय और कुल 37 धाराओं का वर्णन है। ये धाराएं हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना ही क्वेश्चन आएगा साथियों कि किसी भी महिला को शारीरिक, मानसिक या लैंगिक रूप से उसको शोषण करते हैं या उसका अपमान करते हैं, वह किसके अंतर्गत आता है? तो घरेलू हिंसा में आता है, जो कि 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। उसमें कुल 5 अध्याय है और 37 धाराओं का वर्णन किया गया है। अगला अधिनियम है साथियों, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। 2013 के अनुसार कोई भी महिला किसी भी जगह कार्य कर रही है, किसी भी ऑफिस में कार्य कर रही है, तो उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न नहीं कर सकते। जैसे किसी भी अगर बिल्डिंग में मजदूर है, या वहाँ पर अगर 10 या 10 से अधिक मजदूर कार्य कर रहे हैं, और 10 या नहीं 2 ही मजदूर अगर कार्य कर रहे हैं, एक महिला कार्य कर रही है, तो ये नहीं कि वो 2 मजदूर उस महिला पर अभद्र शब्द का प्रयोग करें, उस पर अभद्र टिप्पणी करें। तो अगर ऐसा होता है, लैंगिक कार्यस्थल पर अगर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है 2013, अगर ऐसा होता है तो 2013 का जो अधिनियम है उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। और इसमें एक आंतरिक परिवाद समिति गठित की जाती है। यानी ये समिति कब गठित होती है साथियों? जहाँ 10 या 10 से कम लोग, अधिक लोग कार्य करते हैं साथियों, 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहाँ पे आंतरिक परिवाद समिति गठित की जाएगी। यानी जो लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 है साथियों, कार्यस्थल पर, उसके अनुसार किसी भी ऑफिस में 10 या 10 से अधिक महिलाएं कार्य करती है, तो वहाँ एक आंतरिक परिवाद समिति गठित रहेगी साथियों। यानी किसी भी महिला के साथ कोई भी अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं करे। इसके साथ 10 या 10 से अधिक व्यक्ति अगर जहाँ कार्य कर रहे हैं, तो जो वहाँ पे वर्किंग करार, जो कार्य करा रहा है, यानी ऑफिस में है तो ऑफिस का इंचार्ज, अगर किसी जगह अन्य जगह है तो वहाँ का इंचार्ज है। महिलाओं को बच्चे, अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए वहाँ पालन गृह बनाना पड़ेगा। और ये भी है कि महिलाएं बार बार अपने बच्चे को जैसे पानी पिला रही है या दूध पिला रही है, तो उसके लिए बाध्य नहीं कर सकता कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वर्किंग से हट रही हो या कोई भी कार्य में बाधा डाल रही हो। अगर ऐसा होता है साथियों, तो उसके लिए पहले आंतरिक परिवाद समिति के पास रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद जिला कलेक्टर के पास जाती है साथियों। थोड़ा सा और देख लें हम आज की क्लास में, ये PCPNDT एक्ट देख लें साथियों। पूर्व गर्भधान प्रसव पूर्व निदान तकनीकी 1994, ये लागू कब हुआ? 1/1/1996, यानी 1 जनवरी 1996 को PCPNDT एक्ट लागू हुआ था, जो कि 2020 में जो 8 नवंबर को दूसरी पारी में पेपर हुआ था, उसमें इसे 1994 में माना था साथियों। और उसके बाद मेरिटें भी बन गई, सभी का सिलेक्शन भी हो गया। अब उस क्वेश्चन को उच्च न्यायालय ने सही मानते हुए और इसका आंसर 1/1/1996 में मान लिया गया साथियों। अगर ये निश्चित तौर से ये क्वेश्चन इस बार आएगा राजस्थान पुलिस में, 100% आएगा, किसी भी पेपर में आओ, किसी भी पारी में आओ साथियों। एक बार सभी साथियों क्लास को शेयर करो, लाइक करो, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करो, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं। मैं जब मोटिवेट रहूंगा तभी तो आपको मोटिवेट करूंगा। और जो भी अपने साथी, अगर जितने भी अपने परिवार में, जितने भी हमारे रिश्ते में साथी हैं, सभी को ये अपना RPRSC परिवार ये चैनल शेयर करो और सबसे सब्सक्राइब कराने की कोशिश करो साथियों। मेरी कोशिश ये है कि बेस्ट से बेस्ट आपको दूं, ताकि इस बार मेरे सभी साथियों का
जो सपना है वर्दी का पहनने का वो पूरा हो जाए। तो ये PCPNDT एक्ट लागू हुआ था साथियों 1 जनवरी 1996 को। ये अधिनियम 1994 का है, बाकी लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1996। कानून के विरुद्ध जांच कराने वाले को 3 से 5 साल की सज़ा और 10 से 50,000 रुपये का जुर्माना दिया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार और इस बार भी आएगा। यानी PCPNDT एक्ट के तहत अल्ट्रासोनोग्राफी से अगर कोई भी जोड़ा, पति या पत्नी, और अगर ये लिंग परीक्षण करा रहे हैं और जो डॉक्टर लिंग परीक्षण कर रहा है प्लस उस हॉस्पिटल यानी लैब में जो कर्मी रह रहे हैं, उन सभी को कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है साथियों? अगर लिंग के विरुद्ध जांच करता है यानी कानून के विरुद्ध, तो 3 से 5 साल तक की सज़ा और 10 से 50,000 रुपये का जुर्माना दिया जाता है। इसी के साथ साथियों कुछ से जगह छूट भी दी गई है कि लिंग परीक्षण कर सकते हैं। वो कौन सी विशेष परिस्थितियाँ हैं जिनमें पति और पत्नी अपनी लिंग परीक्षण महिला अपने लिंग का परीक्षण महिला प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी गर्भ धारण में अपने गर्भ की जांच करा सकती है साथियों। तो उसके लिए महिला को भ्रूण की जांच की जाने योग्य बातें, यानी अगर इन जो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट बता रहा हूँ अगर इनसे संबंधित है तो महिला भ्रूण की जांच करा सकती है साथियों। गर्भवती स्त्री की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, यानी कोई ऐसी महिला जिसकी उम्र साथियों 35 वर्ष से अधिक है तो वो अपने गर्भ की जांच करा सकती है, क्योंकि 35 वर्ष से अधिक महिलाओं का साथियों बच्चे को जन्म देना थोड़ा उसके लिए, तो इसलिए वो 35 वर्ष से अगर अधिक उम्र की महिला है तो वो गर्भ की जांच करा सकती है। डॉक्टर भी जांच कर सकता है, जोड़ा जांच करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 या उससे अधिक सतत गर्भपात हो चुका हो, यानी ऐसी महिला जिसका बार बार गर्भपात हो रहा है साथियों, यानी उसको अगर कोई प्रॉब्लम गर्भपात है तो वो जांच करा सकती है, उसे छूट है। PCPNDT एक्ट में ये सभी नियम है साथियों। महिला या पति आनुवंशिक रोग से पीड़ित है, यानी महिला और पति दोनों में से कोई भी एक आनुवंशिक रोग से पीड़ित है तो वो इसकी जांच करा सकती है। इसी के साथ अगर महिला अधिक सेवन करती है साथियों, कोई भी अगर धूम्रपान या कोई भी सेवन करती है तो वो भी इसका जांच करा सकती है। अगर डॉक्टर ये बात लिखता है कि ये सेवन करती है और इसके जांच करनी ज़रूरी है तो जांच करा सकती है। एक पॉइंट और है, अगर पति या पत्नी में से एक कोई भी अगर पागलपन की स्थिति में आ गया है साथियों तो भी वो जांच करा सकती है। यानी शादी से पहले तो वो ठीक ठाक थे, शादी के बाद भी ठीक ठाक थे। गर्भवती महिला है, अगर उसका पति गर्भवती होने के बाद अगर पागल हो जाता है या पत्नी अगर पागलपन में आ जाती है तो उसके भ्रूण की जांच की जा सकती है साथियों। इन प्रावधानों में केवल जांच की जा सकती है। इसके अलावा अगर जांच करेगा तो डॉक्टर और पति पत्नी को 3 से 5 वर्ष तक की सज़ा और 10 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना वहन करना पड़ेगा। और इस PCPNDT एक्ट में याद रखने योग्य 2-3 बातें हैं साथियों। एक तो लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1996 को। अधिनियम कब का है? 1994 को। सज़ा जो जांच करते हैं पति पत्नी, डॉक्टर और उसमें रहने वाले कर्मियों को कितनी है? 3 से 5 वर्ष तक की सज़ा और 10 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना है। किन परिस्थितियों में जांच कर सकती है? महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो गई हो, स्वतः उसका 2 या 2 से अधिक बार गर्भपात हो गया हो, पति या पत्नी कोई भी आनुवंशिक रोग से पीड़ित हो, दोनों में से कोई एक पागल हो, तो ये कर सकते हैं साथियों। इस क्लास में इतना ही साथियों। अगली क्लास लेकर आएंगे महिला और बाल अपराध पर। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है साथियों तो सभी मिलकर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मेरी कोशिश है बेस्ट से बेस्ट आपको देता रहूं और सभी साथी मिलकर अपने जो भी रिश्तेदार जहां से भी हम इस परिवार को बढ़ा सकते हैं बढ़ाने में सहयोग करें। यहाँ तक आपने ही बढ़ाया और आगे भी आप ही बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।